हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 111 आपको दिखाई दे रहा है। ये है आपका सब्जेक्ट डीएलएड सेमेस्टर 2 का पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न इस टाइम पे चल रहे हैं और बहुत ही फास्टली हम अपने सिलेबस को आगे खींच रहे हैं ताकि फटाफट से आपका सिलेबस कवर हो जाए और आप एक बेहतर समझ बना के अपना रिवीजन लगा सकें और एक बेहतर स्कोर गेन कर सकें। तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत बताइए। अब देखिए, जो मारिया मॉन्टेसरी हैं उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने आत्म विकास का सिद्धांत बताया है कि जो बालक का विकास है वो बाहरी शक्तियों से नहीं होता बल्कि आंतरिक शक्तियों से होता है। इसी कारण वो कहती हैं कि शिक्षक को बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। ठीक है। और मॉन्टेसरी ने एक चीज़ और कही है कि बालक एक शरीर है जो कि बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को हमें क्रूप बनाना चाहिए, ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। दूसरा, इन्होंने स्वतंत्रता के सिद्धांत पर बल दिया है। मॉन्टेसरी ने कहा है कि बालक का जो स्वाभाविक विकास है वो उसी दशा में हो सकता है अगर उसको स्वतंत्र वातावरण मिले तो। अगर उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसकी जीवन शक्ति का दमन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, सपोज़ करिए व्यक्ति को ही क्यों, किसी चिड़िया के बच्चे को भी अगर पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो देखना वो भी 4 दिन में किस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से किसी को भी जो है बंदिश पसंद नहीं होती है और ना ही बंदिश में कोई भी रह सकता है। ये बहुत बुरी चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने बिल्कुल सही सिद्धांत अपना बनाया है कि बच्चे को स्वतंत्रता ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि उसकी शक्तियों का दमन ना हो और बालकों को अपने विचार, भावना और रुचि को व्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्व शिक्षा का सिद्धांत। अब मॉन्टेसरी का जो कथन है वो ये है कि बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। बालक को अपने प्रयासों से ही शिक्षा प्राप्त करके वो सीख सकता है और इसी कारण मानसिक विकास का कार्य जो है बालक का उसके द्वारा किया गया कार्य होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। अब देखिए, जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान का द्वार हैं। इसी कारण थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। इसी कारण बालक की ज्ञानेंद्रियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो बालकों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो अस्पष्ट और अधूरा रहेगा। मॉन्टेसरी कहती है कि जो 7 साल की आयु है, जो 7 साल का बच्चा है, 7 साल की आयु तक बालक की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं। तो इस अवस्था में ही उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन्होंने बोली है मांसपेशियों के प्रशिक्षण के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपका मैक्सिमम 2 मार्क्स का आपका आंसर लिखना होता है आपको। ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट को इतने डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन हेडिंग लिखनी है, चाहे तो आप 1-2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का अपने हिसाब से लिखिएगा। 1-1.5 पेज भरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है। लेकिन पढ़ के मैं आपको सारा सुना देती हूँ कि उनके सिद्धांत क्या क्या हैं, समझा देती हूँ आपको। देखिए, मांसपेशियों के प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने कहा है कि मांसपेशियों का प्रशिक्षण, उसको ट्रेनिंग दी जानी भी ज़रूरी है। मांसपेशियों के प्रशिक्षण के लिए बालकों को खेल कूद और परिश्रम करने का अवसर दें। इस कारण मॉन्टेसरी ने शिक्षण पद्धति में मांसपेशियों के प्रशिक्षण आवश्यक बताया है। नेक्स्ट है फिर व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। मॉन्टेसरी के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का जो पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। बालक अपने व्यक्तित्व का विकास शिक्षक के पथ प्रदर्शन में ही कर सकता है।
मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उसकी अवहेलना या उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसकी भावनाओं को ठेस लगे, और विद्यालय का जो वातावरण है वो स्वतंत्र होना चाहिए। अब देखिए, कुल मिला के जो एक निचोड़ निकलता है इनकी थिंकिंग से मारिया मॉन्टेसरी की, वो पूरी तरीके से चाहती हैं कि बच्चे को एक स्वतंत्र वातावरण दिया जाए। क्लियर भाई यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ जाते हैं। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है? अब देखिए, समाज और राज्य अपने उद्देश्य की जो प्राप्ति करते हैं वो औपचारिक अभिकरण द्वारा ही करते हैं, और इस अभिकरण के अंतर्गत हम करते क्या हैं? शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते हैं। शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण विधियाँ पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करके शिक्षकों की देखरेख और निर्देशन में सहायता प्राप्त करते हैं। ये अभिकरण पूर्व निर्धारित होते हैं और इनके अपने नियम और निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। साथ ही साथ ये अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से बालक के आचरण को रूपांतरित करते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष साधन और प्रभावी साधन कहलाते हैं। इस प्रकार शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के वे सामाजिक समूह अथवा संगठन हैं जिनका निर्माण सामाजिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये करते हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। अब देखिए, जो शिक्षा है वो किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्य, मतलब उसका एक न एक उद्देश्य होता है। ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों मिलकर के निरंतर विकास करते रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि से आप क्या समझते हैं? इस भूमंडलीय ताप वृद्धि पर नियंत्रण आप किस तरीके से करेंगे? अब देखिए, जो भूमंडलीय ताप वृद्धि है वो है दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला जो भूमि का टेम्परेचर है, उसी को बोल रहे हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। अब इसको नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छा उपाय होता है पेड़ लगाकर, वृक्षारोपण करके। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो शुद्ध बनेगा और भूमंडलीय ताप में इससे कमी आएगी। दूसरा, भूमंडलीय ताप बढ़ाने वाली जो गैसें हैं, उद्योगों में इस तरह की गैसों का उपयोग अगर कम से कम किया जाएगा तो भूमंडलीय ताप में वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। मानवीय जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है जिससे लोग उन कारणों को समझेंगे जो कि भूमंडलीय ताप वृद्धि कर रहे हैं, और उन कारणों से दूर रहने का भी प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है? अब देखिए, सांप्रदायिक सद्भावना विभिन्न समुदायों के बीच सद्भावना और सद्भाव पैदा करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य है धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में निहित या प्रेरित सह अस्तित्व की नैतिकता को बढ़ावा देना या आपसी प्रेम जगाना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। अब देखिए, समुदाय क्या होता है? हमारी कम्युनिटी होती है। ठीक है, अब इसका कम्युनिटी का जो रोल है वो क्या है विद्यालय को डेवलप करने में, स्कूल को डेवलप करने में? सबसे पहला तो है अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना। अभिभावक और शिक्षकों के संपर्क के लिए अभिभावक शिक्षक परिषदों का निर्माण करना। दूसरी चीज़, समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना। प्रौढ़ के शिक्षा केंद्र की स्थापना करना, यानी कि समुदाय के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो है बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं शिक्षा को लेकर। सबसे पहले उन्होंने कहा शारीरिक विकास, जैसे कि पता ही है सभी को, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, राइट। दूसरा, इन्होंने चारित्रिक विकास के लिए भी कहा है। और थर्ड, इन्होंने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ना समझ में आए। और उन्होंने लास्ट में ये बोला है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। देखिए, इसका मतलब क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसे हम अपनी धरती माता की तरह माने, तो उसकी भावना का विकास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ताकि विश्व के सभी लोग
प्रेम और स्नेह के बंधन में बंध सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 118। स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के मुख्य विचार बताइए। तो स्वामी जी का मानना ये था कि स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है। उनके उत्थान के बिना देश और समाज का उत्थान कदापि भी संभव नहीं हो सकता है। ठीक है। जन सामान्य की दिशा में सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारे विशेष बल प्रयत्न किए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 119। टैगोर की प्रमुख रचनाएं लिखिए। जो टैगोर जी की प्रमुख रचनाएं हैं वो है उत्सवर, दिन, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि तो बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा, हेरफेर, धर्म, शांति निकेतन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो जो टैगोर जी हैं उनके अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वही है जो न हमें केवल सूचना प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन की बाह्य परिस्थितियों से भी सामंजस्य बनाती है। तो टैगोर जी ने सा विद्या या विमुक्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। उनके अनुसार शिक्षा केवल मानव को जन्म मरण से मुक्ति नहीं देती बल्कि आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दासता से भी मुक्ति देती है। अतः शिक्षा हमें समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना सिखाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। अब देखिए गांधी जी जो हैं एक अच्छे राष्ट्रपिता तो थे ही, उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत सारे विचार दिए। तो उनकी जो विशेषताएं हैं, सबसे पहला तो ये था कि बच्चों को शिक्षण प्रणाली का मूल बिंदु समझा जाए। ठीक है, बच्चे को केंद्र समझा जाए। बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा से दी जाए। बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए हस्तशिल्प के माध्यम से, ताकि वो कुछ अपने हाथ से कर सके, अपने जीविकोपार्जन भी कमा सके और वो जो है कामयाब बन जाए अपनी लाइफ में। पूरी तरीके से शिक्षा जो है स्वावलंबी हो। बच्चों को अपने कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता हो। बच्चों को शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रूप में दी जानी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं गांधी जी ने इन सब बातों में सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। अब देखिए प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो आप में जीवन के प्रारंभ से अंत तक वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न करता है, जिससे आपको घृणा करना चाहिए, और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में यही सच्ची शिक्षा है। ये बात किसने कही है? प्लेटो ने। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बताइए। तो उन्होंने प्रारंभिक या फिर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास, विज्ञान को स्थायी रूप जो है प्रदान किया है कि ये सारे सब्जेक्ट होने ही चाहिए प्राइमरी लेवल पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। अब देखिए रूसो ने कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, व्यक्ति के अंदर से स्वयं निकलती है। यह उनकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। आंतरिक शक्तियों का प्रकटीकरण ही क्या है? शिक्षा। आगे बढ़ जाते हैं। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा क्या है? अब देखिए रूसो ने कहा है कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पूर्व उन अंगों जो ज्ञान के साधन हैं उसको पूर्ण बनाने के लिए प्रवृत्त होती है, और जो इंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार करने का प्रयास करती है। इसको उन्होंने कहा है निषेधात्मक शिक्षा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है रूसो के अनुसार 1 से 5 वर्ष तक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो रूसो के अनुसार शैशवावस्था जो है वो मानव जीवन की पहली अवस्था होती है। रूसो ने इस अवस्था में दी जाने वाली प्रचलित शिक्षा का भी विरोध किया है। रूसो के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं को प्रतिबंध से मुक्त रखना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को बौद्धिक नैतिक विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए। सामान्य विषयों का ज्ञान देने के स्थान पर बच्चों के साथ स्वास्थ्य और ज्ञानेंद्रियों के विकास की ओर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को वार्तालाप के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। वार्तालाप यानी आपने देखा भी होगा, और वार्तालाप जो है इन्होंने कहा कि मातृभाषा में
आपको सुनाना चाहिए। आपने देखा होगा जब बच्चे से बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, राइट, और वो बोर भी नहीं होता उस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ बताया है वो मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों से बताया है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो गांधी जी ने बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं। वैसे तो सबसे पहला तो व्यावसायिक शिक्षा। उनका कहना था कि शिक्षा जो है मतलब ऐसी हो कि किसी को भी बेरोज़गार ना रहना पड़े। दूसरी चीज़ उन्होंने सामाजिक उद्देश्य बताए। उन्होंने कहा कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी कड़ी है जो हमें समाज से जोड़ती है। दूसरी चीज़ इन्होंने चारित्रिक विकास के बारे में कही। वो मानते थे कि जो समस्त ज्ञान का परिणाम है वो चरित्र का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा में उन समस्त बातों को शामिल किया जाए जो व्यक्ति को सदाचारी बनाए। और उन्होंने कहा कि यदि कोई हमसे पूछे कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा तो आपका शिक्षा के संबंध में क्या उद्देश्य है, तो मेरा उत्तर होगा चरित्र का निर्माण। बहुत ही उम्दा चीज़ उन्होंने कही है, बहुत ही बेस्ट, जो कि आज कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पर सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, गांधी जी ने कौन कौन से पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी ने चर्म कार्य, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, खेलकूद का ज्ञान अवश्य कराएं। अतः पाठ्यक्रम में इन विषयों को स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी तत्काल प्रचलित शिक्षण विधियों से असंतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जो बच्चा सक्रिय होकर मतलब एक्टिव होकर निरीक्षण करे, प्रयोग करे और स्वाध्याय मतलब अपने आप से पढ़े, अंत में आचरण में आत्मसात कर ले, अंत में वो चीज़ उसके आचरण में भी आ जाए। शिक्षक को बच्चों पर पुस्तकी बोझ नहीं लादना चाहिए। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण, भ्रमण, स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाना सर्वोत्तम है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उनका मानना था कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार ज़रूरी है जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? अगर आप सभी को समझ में आता है और क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? मैं आपसे बार बार कहती हूँ, देखिए आपके लिए मैं इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करती हूँ, इतना ज़्यादा एफ़र्ट करती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती। रात को 12-12, 1-1 बजे तक जग के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि उसके बाद अपनी भी पढ़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और फिर भी एट लास्ट मैं आपको आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, अपना प्यार हम पर बनाए रखने के लिए। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। तो आज हम 130 तक के क्वेश्चन ही रखते हैं। 131 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। और बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।